नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज ऑथेंटिक किताब के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जैसे सीजीएल है, यूजीसी नेट, जीआरएफ और भी ऐसे एग्जाम है जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता कब है, कैसे होता है, तो ध्यान रखें। आप कहाँ पे गए, बाज़ार में गए होंगे, ठीक है, मार्केट। तो बाज़ार जाते हैं तो यदि हम 10 रुपये के सामान, ठीक है, 5 रुपया में यदि बेच दिए तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमको हानि हुआ है। और उसी 5 रुपया में यदि हम कोई सामान खरीदते हैं और 10 रुपया में बेच दें तो वो हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, लाभ हो जाता है। तो ऐसे ही पूरा दुनिया में जितने भी मार्केट हैं, शेयर मार्केट हो या बड़ा बड़ा सब व्यापार हो, तो इसी स्थिति पर चलती है, इन्हीं तर्क वितर्क के साथ चलती है। एक तरफ प्रॉफिट के तराजू पर तौली जाती है सामानों को, तो दूसरे तरफ हानि के तराजू पर तौल करके देखी जाती है, मापी जाती है, जिससे व्यापार में लाभ या हानि पता चलता है। उसी प्रकार यदि आप शेयर बाजार में देखते हैं तो वहाँ भी सेम प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे बात उठता है क्रय मूल्य होता है क्या है। तो देखिए, क्रय मूल्य जो है ना, हिंदी भाषा में या गणित की भाषा में उसी चीज़ को बोला गया है। जैसे हम लोग कोई सब्जी खरीदते हैं तो खरीदने की क्रिया को ही यहाँ पे गणित की भाषा में क्रय मूल्य नाम दिया गया है। आप इसे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, यहाँ से कहीं कोई कन्फ्यूजन ना होनी चाहिए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या होती है, खरीदी जाती है, उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, इंग्लिश में इसे सेलिंग प्राइस बोला जाता है। लाभ कब होगा, लाभ का सिंपल से आप इसे ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य, ठीक है, उसके क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। देखिए, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, सिंपल भाषा में भी हम बता सकते हैं, पर ये फार्मूला का ही आपको पड़ेगा, वहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और हमेशा क्वेश्चन में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का ही जिक्र मिलेगा। तो यदि आप सिंपल भाषा में पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए आप इसे, इन बिंदुओं को, इन टॉपिक को, इन ऑथेंटिक चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ताकि आप कभी भी जा कर के आगे दिक्कत ना हो। हानि अर्थात अधिक किसी वस्तु पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब देख लीजिए खरीदने की क्रिया, उसके विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस अधिक हो तो वहाँ पे हानि ही होगा, अर्थात आपको नुकसान होगा। लाभ बराबर फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य मतलब बेचना, क्या हो गया, बेचना, और क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ हमको तब होगा जब विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य मेरा और क्रय मूल्य को हम घटा देंगे तो हमें लाभ ज्ञात होगा। उसी प्रकार विक्रय मूल्य यदि निकालना रहेगा तो लाभ प्लस क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करते समय, हल करते समय क्वेश्चन को, तो हमें मिल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यदि क्रय मूल्य हमको निकालना रहेगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ को, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, बेचना अर्थात यदि हम 50 रुपये में बेचे हैं और उसको घटा देंगे लाभ को तो हमको क्रय मूल्य निकल जाएगा। हानि उसी प्रकार का, हानि का फार्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सब फार्मूला आपको किसी भी हाल में ध्यान रखना है। और विक्रय मूल्य तब होता है जब हानि माइनस विक्रय मूल्य हमको पूछेगा, ठीक है, तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना, केवल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है कॉन्सेप्टों को, ठीक है। इस कॉन्सेप्टों को किसी भी हाल में भूलना नहीं है, भूलेंगे तो फार्मूला भी इसी पर आधारित है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। और यहाँ पे एक और सबसे बेस्ट फार्मूला है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जब भी पूछेगा कितना परसेंट में है, इसके आधारित हम क्वेश्चन भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। उसी प्रकार हानि बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो ये हानि हमें मालूम हो जाएगा जब लाभ की दर, ठीक है, लाभ की दर हमें प्राप्त होगी। जैसे कहीं कहीं लिखेगा कि 3.5% या 5% ऐसे, तो वो दर कहलाता है, ठीक है। 100 रुपया को हम 5 रुपया ब्याज लेंगे तो 5 रुपया जो हुआ ना, वही दर होता है। दर जो होता है प्रत्येक महीना ली जाती है उस पैसे पर, मूलधन पर, ठीक है, मूल्य पैसा पर। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस दर 1 + 100 होता है, ये क्रय मूल्य होता है। किस अवस्था में हमको इस फार्मूला को लगाना है, जब लाभ की दरें हमें प्राप्त होगा।
जैसे 5%, 3.5%, 8%, 12.5%, तो 12.5% भी बोलेगा तो आपको मतलब 1/8 ही लगाना है, ठीक है। 1/8 होता है 12.5% को, तो इसे भी हम आपको बताएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार विक्रय मूल्य बराबर होता है 1 + दर बटा 100, तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्रय मूल्य होना जरूरी है, ठीक है। क्रय मूल्य हमको ज्ञात होना जरूरी है, तभी हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसी पर आधारित कुछ बेसिस क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्यूशन करना चाहिए। क्रय मूल्य बराबर एक और फार्मूला है, विक्रय मूल्य 1 - दर बटा 100 भी होता है, एक क्रय मूल्य का फार्मूला होता है। और विक्रय मूल्य का होता है 1 - दर बटा 100, ये भी विक्रय मूल्य का फार्मूला है। तो देखिए बार बार इसीलिए मैं आपको रटवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब एक क्वेश्चन है इन्हीं सब फार्मूलों पर आधारित, ठीक है। कॉन्सेप्ट का आप क्लियर कर लीजिएगा, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ। एक आदमी ने एक वस्तु कितना में खरीदा, 200 रुपया में खरीदा और उसे 250 रुपया में बेच दिया, तो बताइए कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। तो सिंपल सी है, हमको क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है, क्रय मूल्य ज्ञात है और विक्रय मूल्य ज्ञात है, तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है क्रय मतलब खरीदा, तो कितना में खरीदा, 200 रुपया में खरीदा, और विक्रय कितना में किया, तो 250 रुपया में खरीदा। तो देखिए 9, 10 में तो आपको भाषा से बनाना होगा, पर कंपटीशन में तो आपको ट्रिक जरूरी नहीं लैंग्वेज लिखना। तो हमको लाभ कितना हुआ, 50 रुपया का, जो पैसा लाभ हुआ उसी पर हमको फार्मूला लगा देना है। इस 50 रुपये पे हमको लगाना क्या, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, लाभ हो गया हमको 50 रुपया, 100 बाय क्रय मूल्य था 200 रुपया, 20 से 20 कैंसिल, ये 25, तो मेरा ऑप्शन 1 सही हो गया ये। तो इस तरह से हमने लाभ प्रतिशत निकाल लिया। सेकेंड है, एक व्यक्ति ने 600 रुपया में साइकिल खरीदा है, कितना में खरीदा है, तो खरीदने की क्रिया को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, अर्थात क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो मालूम हो गया 600 रुपया, ठीक है। अब बेच दिया, बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं, मतलब दोनों तरह से जानना है आपको, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो हो गया 575 रुपया, एकदम सिंपल है। कितना रुपया का लाभ हुआ, 25 रुपया का, ठीक है। हानि हो गया, 600 रुपया में खरीदार 575 रुपये में बेच दिया, तो ये हानि हो गया। तो हमें हानि प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी सारा खेलना है आपको, ठीक है, मिल जाएगा। तो 25 रुपया हो गया। अब हमको पूछ रहा है हानि, तो हानि का फार्मूला हमने दिया था, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है आपको पहले ही बताया, तो हानि हमको 25 रुपया हुआ, गुने 100 हो गया। उसके बाद क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपको ध्यान रखना है 600 रुपया है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब इसे काटेंगे तो 6 चौके 24, अर्थात हमको मिलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिया हूँ। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल कितना में खरीदा, 15,000 रुपया में, ठीक है। इसकी मरम्मत पर 2500 रुपया खर्च किया, तब उसने उसे 16,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। उसके हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, बहुत आसान है। देखिए राम जो था वह क्या करता, पुरानी मोटरसाइकिल कितना में खरीदा, तो 15,000 में खरीदता है। इसकी मरम्मत पर फिर 2,500 रुपये और खर्च कर देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2,500 और खर्च कर देता है। तो जोड़ेंगे तो 15 दूनी 17, 17,500 रुपया हो जाता है। इस तरह से टोटल जोड़ लीजिए, सिंपल है। ताकि देखिए पढ़ने वाला हम इसलिए इतना छोटा छोटा चीज़ सोल्यूशन कर रहे हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, ताकि आप जो है से समझ जाए। 17,500 हुआ इसको टोटल खर्च, ठीक है, किसका, राम के। अब बेच कितना दिया, ये भकलोल मूर्ख 16,000 में बेच दिया। कहीं ऐसे व्यापार होता है, इनको सब इन मूर्खों को इसी तरह से नुकसान होता है, डूब जाता है तो कहेगा डूब गए व्यापार में। तो 16,000 हो गया। अब 16,000 में क्या करना है, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 16,000 में बेच दिया और 17,500 में खरीदा था, तो कितना हो गया, 16 1 17, अर्थात 1,500 रुपया का क्या हो गया, उसको हानि हो जाता है। तो अब हमें हानि का फार्मूला लगा देना है, ठीक है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि कितना हो गया, 1,500 हो गया, गुने 100 यहाँ पे लिख देंगे,
उसके बाद ये हो गया, उसके बाद क्रय मूल्य कितना हो गया 17,500 हो गया। टोटल ना पूछ रहा है तो मरम्मत वाला भी हम जोड़ देंगे 17,500। अब यहाँ पे हम काट देते हैं 2 0 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब यदि कुछ कटेगा तो कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, ठीक है। 15 देखिए 15 एकम 15, ठीक है, 1 हो गया और 2 बच गया। भागा कैसे देना है तो सिंपल सी समझिए, यहाँ पे 1500 है इंटू 100 है, उसके बाद 7500, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आप इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 8.57 ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाता है, अर्थात हमको डी ऑप्शन सही हो जाता है, बटा में है तो कहीं कहीं पॉइंट में रहेगा, कहीं कहीं बटा में रहेगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मोहन ने एक वस्तु को कितना में खरीदा 300 रुपया में खरीदा और 15% लाभ पर बेच दिया। तो 300 को 15% लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो 300 को 15% कितना हो जाएगा, अर्थात 100 रुपये में 15%, तो 115 रुपया हो जाएगा। ये हो गया, लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 115/100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आप यदि कुछ कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 1 5 × 3 तो कितना होगा, 3 5 15, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, ये हो गया 345। ऑप्शन सी आंसर मेरा सही हो गया। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन जो है से हमने आपको दे दिया हूँ क्लियर करके। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट है इसके अंतर्गत में परसेंटेज निकालना है, तो इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पे ब्याज वगैरह निकालना पड़ता है, पर यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर थोड़ा सा फार्मूला लगाना है, दर वगैरह भी निकालने के लिए देगा, तो उसका भी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं दर का, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन होगा कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि उस पर 10% की छूट देने के बाद उसे 44% का लाभ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, नेट में, ठीक है, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से बनाएंगे। सबसे पहले माना कि क्रय मूल्य कितना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य वगैरह कुछ हमको पता नहीं है, केवल 10% का क्या छूट है और 44% का लाभ, हमें दो ही चीज़ हमको मालूम है। तो इसको आपको ध्यान से बनाना होगा, हल्के में लीजिएगा तो फिर चले जाइएगा हवा में। तो माना कि हमें लिखना पड़ेगा, माना कि क्रय मूल्य मान लेना होगा कितना 100 रुपया, और शुद्ध लाभ कितना हो गया, यदि 100 रुपया हमको क्रय मूल्य है, शुद्ध लाभ हमको 44 रुपया बोल रहा है, कितना 44%, अर्थात हो जाएगा 144 रुपया, ठीक है। 100 प्लस मतलब 44% मतलब 144 रुपया। तो ये यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया स्टेप। अब इसके आगे क्या करना है, तो हमें अंकित मूल्य निकालने की स्थिति में दूसरे रूप से ले रहे हैं। तो अंकित मूल्य जैसे 100 रुपये फिर से हम मान लेंगे, ठीक है, अंकित मूल्य को, और विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है 10% का, तो 100 रुपया का माइनस कर देंगे 10 रुपया, तो हमको कितना मिलेगा 90 रुपया मिलेगा। यहाँ तक किसी तरह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 90 रुपया का अंकित मूल्य जो है से कितना है, 90 रुपया का अंकित मूल्य हमको हो गया सीधा 100 रुपया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य जो है से 1 रुपया है, क्या है, विक्रय मूल्य जो है से 1 रुपया है, तो अंकित मूल्य जो हो जाएगा 100/90, देख लीजिए 1 रुपया बराबर 100/90 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अगर विक्रय मूल्य हमको कितना 144 रुपया है, तो अंकित मूल्य लिख लीजिएगा, अंकित मूल्य बराबर होता है, यहाँ पे रुपया दे देंगे, ठीक है, 100/90 ये हो गया, फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से। यदि आप इसे काटेंगे तो हमको मिलेगा 160 रुपया मिलेगा। उसके बाद 160 से हमें क्या करना है, इसका आगे भी खेल है, प्रोसेस है, हर स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब अंकित मूल्य हमको कितना मिल गया 160 रुपया है, ठीक है, और 10% के कितना दे रहा है, छूट दे रहा है, ये ध्यान रखेंगे 10% का छूट दे रहा है। इसके बाद आपको और विक्रय मूल्य हमको कितना मिला है 144 रुपया, तो इन बिंदुओं को भी आपको ख्याल रखना है। तो 100 रुपया मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो उसके बाद लाभ हमको कितना हुआ है 44% का,
तो 100 माइनस 160 हो गया मेरा टोटल। ठीक है, 160 तो हम निकाले वहाँ पे, 160 माइनस 100 बराबर कितना बच गया, हमको 60 रुपया बचा है। अब 60 रुपया मतलब 60%। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हम अंकित करेंगे, लिखेंगे कि शुद्ध लाभ कितना है, तो शुद्ध लाभ बटा हो जाएगा प्लस फिर छूट को जोड़ेंगे, छूट हो जाएगा, नीचे हम लिखेंगे 100 माइनस छूट। इस तरह से हम बना लेंगे। तो बनाने समय आपको ध्यान रखना है कि 44, ठीक है, प्लस 10, ये तो हमको छूट हो गया था, 10% छूट दे रहा था, शुद्ध हमको 44 रुपया था। उसके बाद 100 माइनस 10 तो कितना मिलेगा, केवल हमको मिलेगा इंटू, फिर यहाँ 100 से कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो हमको 60% मिलेगा। तो 60% आपका मेन आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, इसे आप हल्का में नहीं लीजिएगा, लेकिन इसी तरह बनेगा सेम प्रोसेस से। यदि आप दूसरे प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन यह नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी पर आधारित और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको भी आपको सोल्यूशन करना होगा। कैसे करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये तो सिंपल है, लेकिन दर जब निकालना रहेगा उस बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन को जब सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, तरीका से पढ़िए। कोई रेडियो 15% के लाभ पर 851 रुपये में बिकता है। यदि 888 रुपये में बिकता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ बोल दिया है, तो लाभ गुने, ठीक है, ये फार्मूला आप कभी भी भूल करके नहीं लगाएंगे। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल वाला यह फार्मूला बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगी। इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो इसके लिए आपको सोल्यूशन करने के लिए एक फार्मूला हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या क्या ज्ञात है उस पर ध्यान रखना है। बिकता है तो दो चीज़ हमको, दर हमको पता है, दर है 15%। उसके बाद प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हमको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। और विक्रय मूल्य हमको पता है, ठीक है, विक्रय मूल्य भी हमको बेचता है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य हो गया 851 रुपया, ये हमको ज्ञात है। तो दो चीज़ हमको यहाँ से प्राप्त है, तो इसे आसानी से हम बना सकते हैं। तो विक्रय मूल्य का हमको मतलब एथी निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य का फार्मूला लगा लेंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, 1 प्लस दर बटा 100 का फार्मूला लगा लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 851, ठीक है, 1 प्लस 15, दर 15 रुपया है, उसके बाद 100, इसको डिवाइड दीजिए। सोल्यूशन करना है तो आप सीखिए, पहले नीचे वाला को क्या करेंगे, यहाँ 1 मान लीजिए, 1 मान करके आपको जो है से इसको सोल्यूशन करते जाना है। 1 मान लिए, अब नीचे का अथी करेंगे 100 हो जाएगा, वैसे यहाँ पे 100, ठीक है, अर्थात ऊपर में 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल से ध्यान रखिएगा, 100 बटा 115, और ये हो जाएगा 851। तो यहाँ पे 1 है तो इसको हम पलट देंगे, 851 बटा 115, ये हो गया। और ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, इस तरह से गुना में। तो आप इसे हल कीजिएगा, तो हल करने के बाद हमको कितना मिलेगा, 740 रुपया मिलेगा, 740 रुपया मिलेगा। आप पूछ रहा है कि हमको लाभ प्रतिशत ने बोला है जी, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, 888 माइनस, ठीक है, 740, ये हो गया मेरा। अब इसको घटाएंगे तो हमको मिला कितना, 148 मिल गया। अब 148 बराबर लाभ गुने फार्मूला जो बोले थे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमको कितना मिल गया है, तो अभी हम बता रहे हैं, जैसे इसी को लाभ हमको मिल गया 148 इंटू 100 हो गया, और क्रय मूल्य जो था 740 रुपया बराबर, यदि 10 से 10 कैंसिल, इसे काटेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 20% मिलेगा आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में, सीजीएल में बहुत सारे जगहों पे दिखाई देगा। थोड़ा सा इसे और घुमाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर, ताकि आपका मेंटलिटी पावर को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो उसे आपको हड़बड़ाना नहीं है, न हड़बड़ाना वगैरह नहीं है किसी भी तरह से, हिम्मत से धैर्य के साथ बनाना है। तभी मैथ जो है से धैर्य का क्वेश्चन होता है। यदि आप इसे हड़बड़ाएंगे
तो निश्चित है कि आंसर जो है से गलत आ जाएगा। तो इसके बाद इसी सीरीज में हम बताने जा रहे हैं वैचारिक सिद्धांतों पर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑथेंटिक किताब को ही मैं फोटो खींच करके आपके सामने बता रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए, ठीक है। ऐसे जगह पे एनालिसिस मैंने किया हूँ, तर्क किया हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट नेट जीआरएफ में गारंटी है कि 2-4 प्रश्न यहाँ से आ ही जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह प्रक्रिया जो तर्कों के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संकल्पना, बी निष्कर्ष, सी संकेतार्थ, डी सम्मेलन। आंसर उसे निष्कर्ष बोला जाता है। किसी भी तर्क वगैरह करके हम उस परिणाम तक, लास्ट बिंदु तक पहुंच सकते हैं। मोटा मोटी कोई भी जज निष्कर्ष देता है, मतलब तर्क करते करते उस परिणाम तक, लास्ट रिजल्ट तक पहुंच ही जाता है, तो निष्कर्ष देता है लास्ट में, ठीक है। उसी प्रकार ऐसा तर्क वाक्य जो किसी निष्कर्ष का समर्थन करता है, लेकिन मैं उसको क्या कहा जा सकता है? निष्कर्ष, प्रस्तावना, अवधारणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसे क्या बोला जाएगा? आंसर हो जाएगा उसे प्रस्तावना बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे। थर्ड है, ऐसी प्रस्तावना जो आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ होती है उसको क्या कहा जाता है? बृहत् पर, संकल्पना, निष्कर्ष, न्याय संगतता। आंसर सी निष्कर्ष बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि नेट जीआरएफ में हूबहू दिखाई देंगे। आगमन और निर्गमन निम्नलिखित में से किसके मुख्य रूप हैं? विश्वास का, अवधारणा का, तर्क का, संकल्पना का। किसके 2 आधार स्तंभ है? आंसर हो जाएगा यह तर्क के 2 मुख्य आधार स्तंभ हैं, आगम और निर्गमन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक तर्क जिससे हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ तो करते हैं कथन के साथ, और एक सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्गमनात्मक तर्क बोला जाता है कि आगमनात्मक तर्क बोला जाता है। सी में है असामान्य तर्क, डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी आगमनात्मक तर्क बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से फंसने फंसाने वाले क्वेश्चन बनते हैं जिससे रिजल्ट नहीं होता है। 6 है, निम्नलिखित में से निर्गमनात्मक तर्क की पहचान किसके साथ की जा सकती है? ए संश्लेषित निष्कर्ष के साथ, बी है विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के साथ, सी है दोनों ए बी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी हो जाएगा विश्लेषणात्मक तर्क के साथ किया जाता है। 7 है, निम्नलिखित में से किसे असामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रस्ताव का, तर्क का, संकल्पना का, भ्रम का। किसके साथ? सामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह के साथ, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये प्रस्ताव को। 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क निष्कर्ष के साथ निर्णायक आधार प्रदान करते हैं? आगमनात्मक तर्क, विधायी तर्क, सहज ज्ञान युक्त तर्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी विधायी तर्क जो है से तर्क निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार माना जाता है, मुख्य स्तंभ। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेद निष्कर्ष की परिभाषित विशेषता को चिन्हित करता है? यह स्पष्टता, बी में है निश्चितता, सी में है अनिवार्यता, डी में है निश्चितता। कौन सा होगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी निश्चितता। 10 है, आगमनात्मक तर्क आमतौर पर होते हैं विशेषणात्मक, संश्लेषित, सहज ज्ञानयुक्त, सौंदर्यात्मक। कौन सा विकल्प सही होगा? आंसर हो जाएगा बी संश्लेषित विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही है। 11 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्गमनात्मक युक्तिवाद से प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच में संबंध दर्शाता है? कारण प्रभाव, बी में है विशेषणात्मक सिंथेटिक, सी है निहितार्थ अनुलाग, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सी हो जाएगा निहितार्थ अनुलाग। 12 है, आगमनात्मक तर्क में कौन सा शब्द निष्कर्ष के संदर्भ में उपयुक्त है? संभावित, निश्चित, स्थिर, पूर्व अनुमान। आंसर हो जाएगा ये संभावित, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 है, निश्चितता क्या है?
एक वस्तुगत तथ्य है, बी में भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक है, सी है तार्किक है, डी है सात्विक है। क्या है? आंसर हो जाएगा सी, यह तार्किक है। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आगमनात्मक तर्क को सबसे उचित ढंग से अभिलक्षित करता है? वैधता या वैधता, बी में है शक्तिशाली या कमजोर, सी में नियमित अनियमित, डी में निश्चित या निश्चित। कौन सा विकल्प आपके नज़र से सही होगा? वह होगा बी, शक्तिशाली और कमजोर। 15 है न्याय संगतता में सत्य या असत्य किससे संबंधित है? तर्क से, निष्कर्ष से, युक्तिवाद से या प्रस्तावना से? तो न्याय संगतता किसके पर आधारित है? किस चीज़ को वह सत्य मानता है? तो आंसर हो जाएगा 15 का सीधा सी पर चलेंगे, प्रस्तावना पर। 16 है निम्नलिखित में से वैधता या वैधता का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? नियामक तर्क, प्रस्ताव, शब्दावली, अवधारणा। किसके विरोध में किया जाता है? तो नियामक तर्क के अपेक्षा की जाती है। 17 है वैध तर्क या तर्कों के निष्कर्ष के असत्य होने का अर्थ है कि ए तर्क का आधार मजबूत है, बी कम से कम एक प्रस्तावना सही नहीं है, सी प्रस्तावना सत्य है, डी वैधता निश्चित है। क्या सत्य है? आंसर हो जाएगा बी, कम से कम एक प्रस्तावना सही नहीं होना चाहिए, तब वह जो है वैध तर्क या तर्कों के निष्कर्ष क्या होना चाहिए? असत्य होने का अर्थ दर्शाता है। 18 है समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्यवहारिक, सामाजिक संगतता, सी है व्यक्तिगत संतोष, डी है पुनः अवलोकन। आंसर हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा पुनः अवलोकन। 19 है निर्गमनात्मक तर्क में सम्मिलित है पर्याप्त साक्ष्य, बी आलोचनात्मक विचार, सी तार्किक संबंध देखना, डी पुनः अवलोकन करना। क्या होना चाहिए? आंसर सी हो जाएगा तार्किक संबंध देखना। 20 है तर्क दोष है सच तर्क का, झूठा तर्क का, मान्य तर्क का, अमान्य तर्क का। क्या होना चाहिए? तर्क दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा बी झूठा तर्क, ये सबसे बड़ा तर्क दोष का मान्य है। ठीक है, इसलिए तर्क में क्या होना चाहिए? झूठा तर्क नहीं होना चाहिए, यह दोष माना जाता है। 21 है आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्व अपेक्षा करती है? ये प्राकृतिक एकरूपता का, बी ईश्वर की विश्वास ने बनाया है, बी विश्व को ईश्वर ने बनाया है, सी प्राकृतिक की एकता, डी प्राकृतिक का नियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा प्राकृतिक की एकरूपता आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है, उपेक्षा करती क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्राकृतिक एकरूपता पर है। 22 है अधिक किसी निर्गमनात्मक तर्क की प्रस्तावना सत्य हो एवं निष्कर्ष असत्य तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस तर्क के बारे में कहा जा सकता है? वैध, अवैध, अवर्णनीय, बलपूर्वक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी अवैध। 23 है निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कीजिए, मानव नश्वर है, तो सब में एक ही विकल्प दिया हुआ है, तो इसे कूट में आपको नीचे दिया गया कौन सा कूट सही होगा, इसलिए सभी मानव नश्वर है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, इसका यहाँ पे दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है ऑप्शन। निर्गमनात्मक तर्क का, आगमनात्मक तर्क का, न्याय संगतता तर्क का, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी आगमनात्मक तर्क का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सत्य प्रस्तावों पर आधारित वैध निर्गमनात्मक तर्क का वर्णन करता है? सही का, सही नहीं का, भ्रामक का या स्पष्टता का? कौन सा विकल्प सही होगा आपके नज़र से? तो वह होगा बी सही होगा। आप देने का कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है। 25 है किसी निर्गमनात्मक तर्क को सिर्फ और सिर्फ तभी ठोस माना जाएगा यदि यह क्या होना चाहिए? वैध हो तथा इसकी सभी प्रस्तावना सत्य हो। बी में दिया हुआ अवैध हो तथा सभी प्रस्तावना क्या होना चाहिए? सत्य हो। सी में है वैध हो तथा इसकी एक प्रस्तावना असत्य हो। यहाँ पे ध्यान रखेंगे
सी डी है वैध हो तथा इसका निष्कर्ष असत्य हो। आंसर हो जाएगा ये वैध हो तथा इसकी सभी प्रस्तावना क्या होना चाहिए, सत्य होनी चाहिए। सी है लक्ष्मण नैतिक रूप से इच्छा व्यक्ति है, तो इसका लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वह धार्मिक है, वह शिक्षित है, वह धनी है, डी में है विवेकी है। जून 2000 में आया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है डी, वह विवेकीशील होना चाहिए तभी तो वह होगा। 27 एक निर्गमनात्मक तर्क मान्य नहीं हो सकता है यदि इसका या इसका आधार वाक्य सही है या निष्कर्ष सही है। आंसर हो जाएगा 27 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बी हो जाएगा क्योंकि उतना पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, समय भी इन्वेस्ट हो जाएगी। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो पदों के मध्य संबंध को दर्शाता है। प्रस्तावना, मुखार्थ, सी है न्याय संगतता, डी है उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर हो जाएगा प्रस्तावना दर्शाता है। 9 है तार्किक युक्ति की रचना का आधार है आकृतिक वेदता, तथ्यात्मक सत्यता, सी है भाषकीय अभिव्यक्ति, डी है उदाहरणों की उपायुक्ता। आंसर 29 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आकारिक वैधता। 13 है निर्गमनात्मक तर्क का निष्कर्ष है आधार वाक्यों का योग आधार वाक्यों पर अनिवार्यता आधारित नहीं होता है। सी है आधार वाक्यों में फलित होते हैं, डी है आधार वाक्यों से अतिरिक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 का आंसर सी हो जाएगा आधार वाक्यों से फलित होते हैं। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न्याय संगतता को दर्शाता है। निर्गमनात्मक, अज्ञात्मक, प्रायोगिक या काल्पनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय संगतता को दर्शाने का क्रिया किस अनुसार होता है। आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, निर्गमनात्मक। 32 है न्याय संगतता के प्रश्न में होने चाहिए क्या होना चाहिए, 3 पद, 4 पद, 6 पद या 5 पद। क्या होना चाहिए न्याय संगतता में, कितने पद होना चाहिए। 32 का है 3 पद होना चाहिए। 33 दो प्रकार के प्रस्ताव हैं, संप्रीतार्थ, मुखार्थ, बी है श्रेणीगत नियमबद्ध, सी है दोनों ए बी, डी में उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर बी हो जाएगा 33 का श्रेणीगत और नियमबद्ध होना चाहिए दो प्रकार के प्रस्ताव में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो पदों के बीच संबंध को दर्शाता है। विषय, विधेय, वस्तु या संयोजक। 34 का आंसर डी हो जाएगा संयोजक। 35 है निर्गमनात्मक तर्क वैध होता है यदि आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष सत्य हो, बी आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष भी असत्य हो, सी आधार वाक्य सत्य हो निष्कर्ष असत्य हो, डी आधार वाक्य सत्य हो निष्कर्ष असत्य हो। तो 35 का आंसर डी हो जाएगा आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष क्या हो, असत्य हो। 36 है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य निम्नलिखित कूट में चुने। 36 का आंसर सी हो जाएगा वैध तर्क की असत्य प्रस्ताव एवं असत्य निष्कर्ष से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कूट में दिया हुआ है तो ये बिल्कुल कूट सही है, ऑप्शन सी। एवं किसी शब्दकोश में दिए अर्थ के अलावा निहितार्थ भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं मुखार्थ, संकेतार्थ, दोनों ये बी, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी संकेतार्थ बोला जाता है। दोस्तों देखिए यूजीसी नेट में स्क्रीन पर आपको हूबहू इसी तरह क्वेश्चन छपे हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि निर्देश को आपको सही ढंग से पढ़ना है। 31 से 35 तक इसी पर आधारित है, जो यह पाई चार्ट दिया हुआ इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में सरकार द्वारा जारी भारत ब्रांडों के क्रेताओं को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 4-5 प्रकार की कंपनियां हैं, जैसे संस्थागत निवेश है, गैर निवासी भारतीय हैं, कंपनियां हैं, पेंशन फंड है, आम नागरिक है और बैंक हैं। तो सबका यहाँ पे परसेंटेज के रूप में दिया हुआ 34%, 16% इस तरह से। तो आपको इन्हीं बिंदुओं को ख्याल रखना है कि किसको यहाँ पे सोल्यूशन करने से हमको लाभ होगा, किसके बारे में पूछा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर पाई चार्ट पर है कि यदि गैर निवासी भारतीय 8,000 करोड़ का निवेश करते हैं तो कंपनियां और संस्थागत निवेशों ने मिलकर
ब्रांडों को कितना क्रय किया है? ऑप्शन ए 48,726 करोड़, बी है 48,000 करोड़, सी है 50,827 करोड़, डी है अपर्याप्त है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछ रहा है किसके बारे में पूछा, कौन कौन ब्रांड हैं, तो कंपनियों और संस्थागत निवेशों के बारे में। तो दोनों का आप जोड़ेंगे 34, ठीक है, यहाँ देख लीजिए 33 और 34 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 33 + 34 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 67% मिलेगा। अब इसे 67% को हमको करना क्या है, इसको आपको माइंड से टेस्ट करना है। तो 67 × 11, ठीक है, इंटू 8,000, ये ध्यान रखेंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 48,700 करोड़ रुपया मिलेगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। सेकेंड इसी पर है कि अधिक कुल निवेश 55,000 करोड़ का हुआ है, तो पेंशन फंड और आम नागरिक ने कितना बजट किया है। तो पेंशन फंड कितना था, 16 + 4 था। तो आम नागरिक के बता रहा है बटा 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में है, इसमें 55,000 हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इससे 20 से 20 कैंसिल, तो 16 × 4 = 20 हो गया, इंटू 55, ठीक है, 550। तो इससे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 का तो हमें मिलेगा 11,000 करोड़ रुपया। ये हो गया सेकेंड का आंसर। थर्ड उसी प्रकार है, यदि संस्थागत ने 33,000 करोड़ का निवेश किया तो गैर निवासी भारतीय ने भारत के ब्रांडों में कितना निवेश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना निवेश करता है ये आपको पूछ रहा है, कितना परसेंट निवेश करता है ये भी आप 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 12,500 करोड़। तो यहाँ पे पूछा संस्थागत एथियो के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 33% को, उसके बाद है योगदान कितना देता है, 11% योगदान दिया है। इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है और इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सीधे 33, ठीक है, 33,000 से। तो 33,000 मेरा कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऊपर में है, तो 33,000 से इसे मार दिए। अब काटे तो 1 से 1 कैंसिल, मतलब 11,000 करोड़ आंसर, बी आंसर मेरा सही हो गया। 34 है, यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ का होता तो बैंक और आम नागरिकों द्वारा निवेशों में कितना अंतर होता। अंतर पूछ रहा है, तो बैंक और आम नागरिक को हम माइनस कर देंगे। तो बैंक और आम नागरिक में माइनस करेंगे तो 4 - 2 = 2% हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमें कितना खर्च कर रहा है कुल निवेश, तो 55,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, निवेश किया है शेयर बाजार में। अब इसे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2%, 2/100 कर देंगे, इंटू यहाँ कर देंगे 55,000। इस 20 से 20 कैंसिल और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 1100 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन बी। 35 है, यदि आम नागरिक और बैंकों में कुल निवेश पेंशन फंड के निवेशों में टोटल 5,000 करोड़ का अंतर है तो कुल कितना निवेश हुआ, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 55,000 करोड़ या 11,000 करोड़। तो 35 में हमें क्या करना है, 16 है, ठीक है, माइनस करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर में दोनों के जोड़ देंगे 2% + 4%, इंटू हम कर देंगे, बराबर करेंगे तो 10% मिलेगा। देखिए 6 × 4 = 10 हो गया ना, सीधा सीधी समझिए 10, तो माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4 और 2 6 हो गया, तो घटा देंगे तो हमको 10% ऐसे भी मिल रहा है वैसे भी मिल रहा है। तो इसमें करना कुछ नहीं, बहुत आसान है। कुल निवेश हमको मिल गया 10%, ठीक है, कुल समझने के लिए आपको हम लिख दे रहे हैं, कुल निवेश कितना मिल गया, तो 10% मिल गया। ये मेरा सोल्यूशन हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि 5,000 करोड़ तो ये निवेश करता है, ठीक है, 5,000 करोड़ निवेश किया है। तो इसे हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, 5,000 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 5,000 करोड़ बटा 10%। तो यदि 10% को नीचे भी 100 दे देंगे तो ये 100 जो है से ऊपर चला जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 50,000 करोड़। ये आंसर मेरा सही हो गया। तो जहाँ भी दिखाई देगा 50,000 करोड़, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने पूरा बैंक पर आधारित क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर दिया पाई चार्ट पर। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।